तो बंगाल में आज की सबसे बड़ी खबर है डर टीएमसी को अपनी सत्ता जाने का, डर बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत का। और इसी डर की वजह से टीएमसी अब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार है। इस बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी दावा कर दिया है कि टीएमसी के 41 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि एक तरफ हार का डर है, दूसरी तरफ टूट का डर है। ऐसे में ममता बंगाल में बीजेपी का सामना करेंगी कैसे? तारीख 29 दिसंबर 2020 की थी और मंच बोलपुर का था। लाखों लोगों की भीड़ के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि 294 सीटों का सपना देखना छोड़ो, पहले 30 सीट लाकर दिखाओ। टीएमसी जिंदाबाद के नारों के बीच तो ममता ने यह ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के पीछे कितना आत्मविश्वास था और कितना डर, ये टीएमसी के बड़े नेता सौगत रॉय के कल के बयान से साफ हो गया। जब सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट को टीएमसी के साथ आना चाहिए। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. सौगत रॉय का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। उसके पीछे पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का वो दावा है जिसमें वो कह रहे हैं कि टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। सौगत रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हड़कंप मच गया है, लेकिन वामपंथी दल और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो ये तक कह चुके हैं कि टीएमसी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, जबकि बीजेपी कह रही है कि टीएमसी को हार का डर है, इसलिए सबको साथ लेने की बात हो रही है। सौगतदा ऐसा बोल रहा है कि उनका खुद का पार्टी का ऊपर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि बीजेपी आने वाला है, पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे हैं, इसलिए सबको बुला रहे हैं कि तुम तो जो कांग्रेस है, जो सीपीएम पार्टी है, आप लोग एक साथ आइए, क्योंकि दीदी अभी बहुत वीक हो गया है। टीएमसी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी अगर लड़ी है तो कांग्रेस लड़ी है। अगर कोई टीएमसी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई विचार इस बात का है तो वो तो फिर वो हमारे स्थानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उनको बात करनी चाहिए। इसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं। हमारा बूथ प्रेसिडेंट को आप लेकर अपना पार्टी में ज्वाइन कराइए, फिर हम मान लेंगे। और आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखना। इस आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी का 6 साल का कुशासन और ममता बनर्जी का 10 साल का कुशासन के खिलाफ लोग जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं और बंगाल में जो लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस के पक्ष में वो लोग आ रहे हैं, इसे कमजोर करने के लिए और बुनियादी सवाल नौकरी, किसान का फसल का मुद्दा और महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा, इसको पीछे करने के लिए ये जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कर रही है। सौगत रॉय के बयान पर आपने नेताओं की बयानबाजी तो सुन ली, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ममता को बीजेपी से डर क्यों लग रहा है। इसके 5 बड़े कारण हैं। टीएमसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का डर, टीएमसी की 10 साल की सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, 2019 के चुनाव में 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, उत्तर और सीमांचल बंगाल में बीजेपी का मजबूत संगठन, लेफ्ट के वोटों का बीजेपी में तेजी से ट्रांसफर। क्या इसी डर की वजह से सौगत रॉय ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को टीएमसी के साथ आने का ऑफर दिया? ये सवाल हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट से पूछे। उसको भी दिल में कोई दुख ना रहे।
अगर ओवैसी आते हैं या किसी भी तरह से जो हमारे 27-30% जो माइनॉरिटी वोट जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड मानते हैं कि तृणमूल के साथ ही है, वो बीजेपी के साथ जा नहीं रही है। अब उसमें कहीं सेंध लगने की स्थिति आ रही है, वो किसके लिए आएगी? तो वो लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीपीएम के साथ या लेफ्ट के साथ या कांग्रेस के साथ कुछ जा सकते हैं। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं वो उसको मेकअप करने का उद्देश्य है। एक बात तो साफ है कि 2016 के मुकाबले पश्चिम बंगाल में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और ये बात तृणमूल कांग्रेस को भी समझ आ रही है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं को साथ आने का न्योता दे रही है ताकि तृणमूल कांग्रेस जनता को ये संदेश दे पाए और ये संकेत दे पाए कि बीजेपी को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही हरा सकती है और जितना भी एंटी बीजेपी वोट है या बीजेपी विरोधी वोट है वो पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस को मिले और तृणमूल कांग्रेस को उसका पूरा फायदा हो। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो क्या बीजेपी से टीएमसी को अचानक डर लगने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस डर के पीछे 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं जिसने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया था और इसी एक झटके के बाद ममता बनर्जी को यह समझ आ गया कि बीजेपी को रोकना जरूरी है। लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी बंगाल में जीत के लिए किस तरह से काम कर रही है, बीजेपी का प्लान क्या है। ये 5 तस्वीर इस बात को समझने के लिए काफी है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के किले को जीतने के लिए कितनी ताकत लगा रही है। कोरोना का असर कम होने के बाद हर महीने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल का दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रही है उससे साफ है कि पूरब की इस लड़ाई में वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। टीएमसी भी इस बात को समझती है। शायद इसलिए सौगत रॉय को ये कहना पड़ा कि बीजेपी को हराने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आना चाहिए। लेकिन टीएमसी के डर की वजह सिर्फ अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे नहीं है बल्कि 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन भी है। 2019 से पहले तक बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट दी। आंकड़ों को देखें तो 2019 में बीजेपी को 40.64% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी को 43.69% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी को टीएमसी से सिर्फ 3% वोट कम मिले थे। अब अगर 2019 में मिले वोटों की तुलना बीजेपी को 2014 में मिले वोटों से की जाए तो आंकड़े बीजेपी को गदगद करने वाले हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। 2014 में बीजेपी को 17.02% वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 40.64% हो गए। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले 138.77% ज्यादा। बीजेपी का इस तरह बढ़ना टीएमसी के लिए परेशानी की बात है। तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी न्यूज पर ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात के संकेत दिए कि अगले 2 हफ्ते में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है बीजेपी और खुद इस बात की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। ममता बनर्जी के भाई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि सूत्रों से फिलहाल ये खबर है। शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए थे तब अमित शाह ने कहा था कि ममता अकेली रह जाएंगी। सीरियसली ले लिया आप लोगों ने काफी? देखिए, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि जनता नाराज है ममता जी से, पर जनता के बाद उनके टीएमसी में भी भयंकर नाराजगी। अब टीएमसी की तो छोड़िए, उनके परिवार में नाराजगी। मैं उस राज को नहीं खोलूंगा, अभी समय आने पर आपको बताएंगे। पर उनके परिवार में भी उनसे और भाईपों से नाराज है लोग, और इसलिए परिवार के बीच में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। पर टीएमसी में उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त नाराजगी है। लोगों ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, सांसद का, पर खीर खाने वाली एक नई टीम भाईको के आ गई, जिन्होंने सिंडिकेट राज चलाया, जिन्होंने कोल माफियाओं के साथ संपर्क किया, जिन्होंने गो की तस्करी करी, जो गोल्ड माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक अलग तंत्र
माफिया ने खड़ा, भाइपों ने खड़ा करके और विधायकों को और सांसदों को पंगु बना दिया। इसलिए टीएमसी की बहुत बड़ी एक नाराजगी है सांसदों की और विधायकों की, जो हमारे संपर्क में है। अच्छा, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बता देता हूं, आप दरअसल कार्तिक बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे पता नहीं बोलेंगे अभी, दरअसल ममता बनर्जी के भाई हैं कार्तिक बनर्जी। आपकी मुस्कान ने सब बता दिया मेरे को। और कार्तिक बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी से बहुत खुश नहीं है। और वो जो दूसरा आपने जिक्र किया था कि उन्होंने पूरा नेक्सस क्रिएट कर रखा है, तो आप नाम लेना चाहेंगे? कार्तिक बनर्जी की ही बात कर रहे हैं आप कैलाश जी? मैं राजनीति में परिवार को छेड़ना नहीं चाहता, पर अब काफी चीजें ओपन हो चुकी है, उसमें कुछ हद तक आप भी सही हैं, और इसलिए मैं पर अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, नाम मत लीजिए, लेकिन उनसे बात चल रही है ममता बनर्जी के भाई से, कार्तिक बनर्जी से। आप मत नाम लीजिए, उनसे बात चल रही है। इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा अभी, परिणाम आएगा जब बता दूंगा। बात हुई है? परिणाम आएगा जब बताऊंगा। उन्होंने अप्रोच किया है? परिणाम आएगा जब बताऊंगा। परिणाम जल्द आएगा? निश्चित रूप से आ सकता है। आ सकता है। कार्तिक बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने पर परिणाम जल्द आ सकता है। तो बीजेपी का दावा यह है कि चुनावों से ठीक पहले ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में बड़े झटके की तैयारी चली। और अब बात करेंगे जी न्यूज की मुहिम की। माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर करने की जी न्यूज की मुहिम अब तेज हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने पर विचार होना चाहिए। इस बीच बंगाल के नेताओं से आज फिर हम सवाल कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर करने का मुद्दा उनके एजेंडे में शामिल क्यों नहीं। बंगाल के जिस बेटे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को पहचान दिलाई, बंगाल के जिस बेटे ने दुनिया को बताया कि कंचनजंगा नहीं बल्कि पीक 15 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बंगाल के उस बेटे को हम क्यों भूल गए? बंगाल के उस बेटे का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा क्यों नहीं है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के 168 साल बाद ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी को खुद से पूछना चाहिए। खासकर पश्चिम बंगाल के उन नेताओं को खुद से ये पूछना चाहिए जो चुनावों के दौरान बंगाल के गौरव की बात तो करते हैं, लेकिन असली गौरव को भूल जाते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई मापने वाले राधानाथ सिकदर से अन्याय की ये कहानी 168 साल पुरानी है, लेकिन जब जी न्यूज ने माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर करने के अभियान की शुरुआत कर दी है, भारत के किसी व्यक्ति ने अगर वो लंबाई को नापा है तो स्वाभाविक है उनको वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी सवाल है। और मुझे लगता है कि ये एक अभियान छेड़ा है जी ने, तो मैं जीटीवी को धन्यवाद देता हूँ। वो मैंने संयोगवश मैंने खोला तो वो चल रहा था तो मैंने उसको देखा है। हम आज जनता के बीच ये सवाल लेकर पहुंच रहे हैं कि क्यों नहीं माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट करना एक बहुत ही कठिन और जटिल काम था। उस समय एक भारतीय और विशेषकर एक बंगाली ने किया था, और उसके जो उनका होना चाहिए नाम, उसका नाम ना होकर के एक अंग्रेज को जाना, ये दर्शाता है कि किस तरह वहाँ पे लोगों के साहित्य के साथ खिलवाड़ किया गया। केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज होकर जो उनको एक्चुअल क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए, जिसके उनको हाइट जो इंडियन मैथमेटिशियन थे राधानाथ सिकदर जी को देना चाहिए। ममता जी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सर्वप्रथम वो इस चीज़ को अपील करें कि हमारे बंगाल के जो गौरव थे सिकदर साहब, उनके नाम को उस ऊंचाई पे ले जाया जाए जिस तरह से माउंट की जिस तरह की ऊंचाई है। अंग्रेजों ने तो राधानाथ सिकदर को सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमने भी उनकी विरासत को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालात ये है कि राधानाथ सिकदर की विरासत खंडहर में तब्दील हो गई है।
ये स्थानीय लोग जो है उनका ये कहना है कि अंतिम वर्षों में उनके देहांत के पहले वो इसी घर में रहते थे और काफी बीमार चलते थे। स्थानीय लोगों से काफी बातचीत कम करते थे, मिलना जुलना काफी कम था और 1870 में जो है उनका देहांत होता है। लेकिन अगर हम आपको इस तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर इस पूरे इलाके की जो तस्वीर है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ का नक्शा बदल चुका है, यहाँ के लोग बदल चुके हैं। कोलकाता और आसपास राधानाथ सिकदर की कई यादें मौजूद हैं। ये टावर भी राधानाथ सिकदर की सफलता का गवाह है। ये टावर वर्ष 1831 में बनाया गया था। इसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे टावर कहा जाता है। हम फिलहाल कोलकाता के बीटी रोड में हैं और मेरे ठीक पीछे है जीटीएस टावर। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है और किसकी बदौलत ये टावर है, शायद ही किसी को पता होगा। काफी बिजी सड़कों में से एक इस रोड पर हजारों लोग सामने से आते हैं और जाते हैं। बड़ी संख्या में वाहन इसके सामने से पास करते हैं, लेकिन शायद ही लोगों को पता है कि इस टावर के पीछे किसका कंट्रीब्यूशन है। इस टावर के पीछे कंट्रीब्यूशन है राधानाथ सिकदर का, जिन्होंने कैलकुलेट की थी माउंट एवरेस्ट की हाइट। यहाँ पर आपको इस टावर की खासियत भी समझनी चाहिए। सिर्फ वो नहीं, राधानाथ सिकदर बहुत काम भी किया था, बहुत किताब लिखे थे और जो महिलाओं को शिक्षा के लिए उधर पैरीचंद मित्र उनका एक दोस्त सब मिलके बहुत काम किए थे। लेकिन उतना हम लोग माने भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये नहीं होना चाहिए। जहां राधानाथ सिकदर ने आखिरी सांसें ली, उसी हुगली जिले में उनकी कब्र है। कब्र के ऊपर लगे पत्थर में लिखी इबारत को पढ़कर राधानाथ सिकदर की महानता को समझते हैं। राधानाथ सिकदर का जन्म 1813 में कोलकाता के जोरासांको इलाके में हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन जवानी के दिनों में ही उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1870 में जब उनका देहांत हुआ, उससे कुछ वर्षों पहले ही वो हुगली जिले में चंदन नगर स्थित उनके घर पर वो आ बसे। हालांकि बाहर जाना कम हो गया था, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कम हो गई थी, बीमार भी रहते थे। यहीं पर राधानाथ सिकदर की याद में बनाया गया एक म्यूजियम भी मौजूद है। ये दुनिया में अकेला ऐसा म्यूजियम है जो राधानाथ सिकदर की उपलब्धियों को बयां करता है। ये बंगाल का एक प्राइड है। ये राधानाथ सिकदर जो हिमालयन म्यूजियम है, ये 1975 में हमने ये म्यूजियम इधर बनाया। इधर का जितना माउंटेनियर है, जितना एडवेंचर लवर्स है, तो उन्होंने सोचा कि एक हमको म्यूजियम बनाना चाहिए इनका नाम पर। जिस महान गणितज्ञ के बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए था, उनकी यादें सिर्फ एक छोटे से शहर में सिमट कर रह गई हैं। ऐसे में सवाल पश्चिम बंगाल के उन नेताओं से जो बंगाल के गौरव की बात करते हैं, लेकिन राधानाथ सिकदर का नाम नहीं लेते हैं। नेताओं से जी न्यूज की ये अपील है कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को तो दुनिया जानता है, लेकिन अगर बंगाल गौरव को हासिल करना है तो रियल हीरो राधानाथ सिकदर जैसे लोगों को सम्मान देना होगा। और ये तभी संभव होगा जब माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर कर दिया जाएगा। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.